चुनावी चंदे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। एसबीआई को कहा इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं। इलेक्शन कमीशन को जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक की जानकारी देनी होगी। ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम रोक लग गई है और इसको लेकर 10 बड़ी बातें जो है आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दी। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, कहना सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। एसबीआई चुनाव आयोग को देगा बॉन्ड्स की जानकारी, ये भी कह दिया गया है। 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक होगी जानकारी। साथ ही चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी वाइट की जा रही है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी नहीं है, यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक। इसके अलावा एसबीआई चुनाव आयोग से 6 मार्च तक जानकारी साझा करे। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा सभी दान को रसीद के साथ 1 हफ्ते में सार्वजनिक करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और 10वीं बड़ी बात, 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड लौटाने होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं। तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक का। अब ये कब से तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लग गई है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि काला धन सफेद हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। कैसे वोटर के अधिकार का हनन हो रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसका असर क्या होगा? दलों को गुमनाम चंदा नहीं दिया जा सकेगा। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि चंदा देने वालों के नाम बताने होंगे, सार्वजनिक करने होंगे। आपसे कुछ देर पहले ही TV9 भारतवर्ष ने शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से फोन पर बातचीत की है, आपको सुनवा। संवैधानिक से ही कहा है, ये भी स्ट्राइक डाउन भी कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि जितने अपार धन जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, 90% से ज्यादा फंड्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते थे, तो वो कौन कौन ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिन्होंने अपार धन उनको दिया है और जुटाने का काम किया है और लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का काम किया है। एक मोस्ट करप्ट टूल था बीजेपी के टूल किट में, जो आज स्ट्राइक डाउन किया है। एंड आई वेलकम दिस जजमेंट एंड आई होप कि आने वाले समय में इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी जो हम मांग कर रहे थे वो वापस से कायम होगी। जी, आपको लगता है प्रियंका जी ये निष्पक्षता आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी अब इस बड़े फैसले के बाद? मैं उम्मीद करती हूं, पर जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और सरकार का सवाल है, वो किसी और तरीके से भी इस तरीके का काम करने की कोशिश करेंगे। जनता को सतर्क रहना है और आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इसमें स्टेप इन कर इस गैर संवैधानिक चीज को खत्म करने का काम किया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए पीयूष पांडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे ही मौजूद रहे इस दौरान जब बड़ा फैसला आ रहा था। पीयूष, अब इसका असर पॉलिटिकल पार्टीज पर किस तरीके से होगा 2024 के मद्देनजर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल प्रतिमा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो व्यवस्था कायम की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। राजनीतिक दलों का आमतौर पर यह कहना था कि उन्हें जो चंदा मिलता है और जिस व्यक्ति से मिलता है उसको ट्रेस कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगली बार वो चंदा नहीं मिल पाता। तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पारदर्शिता को कायम करते हुए, यानी कि जनता को ये अधिकार है कि वो इस मामले में आरटीआई दाखिल करे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। तो कुल मिलाकर के 2 फायदे इसमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। एक तो पारदर्शिता होगी और दूसरी चीज़, जो राजनीतिक दलों को जो चंदे कौन दे रहा है, किसकी ओर से दिए जा रहे हैं, कितना दिया जा रहा है, ये जानकारी भी लोगों को मिलेगी और राजनीतिक दलों के बीच जो ऊहापोह की स्थिति थी वो भी खत्म हो जाएगी कि आखिर सरकार ऐसा कर रही है या वैसा कर रही है। चूँकि सरकार की ओर से यहाँ स्पष्ट किया गया था कि जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में एसबीआई के जरिए जानकारी हासिल कर सकती हैं कि आखिर किसने कितना चंदा दिया, क्योंकि अगर एजेंसियों को लगता है कि किसी व्यक्ति की ओर से जो चंदा दिया जा रहा है उसमें कोई खामी है या फिर कोई
गड़बड़ी की गई है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। लेकिन ये स्पष्ट किया गया था सरकार की ओर से, ये काले धन पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था लाई गई है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि ये व्यवस्था लाने के साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको ये वॉयलेट कर रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए सीधे तौर पर एसबीआई को निर्देश दिया है कि 6 मार्च तक इस मामले में जो भी जानकारी 2019 से अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है वो साझा करे ईसीआई के साथ, और फिर इसके बाद ईसीआई 1 हफ्ते के भीतर वो जानकारी सार्वजनिक करेगा। और साथ ही 15 दिनों का जो ड्यूरेशन दिया है एसबीआई को कि अगर जो चंदा दिया गया किसी की ओर से तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड वापस किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पीयूष हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। अब इसको लेकर जो भी जानकारी है उसे साझा करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का ये प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन। आज सरकार और किसानों को लेकर जो अपडेट है, शाम 5 बजे तक तीसरे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में होनी है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे और शाम 5 बजे तक बातचीत की एक और कोशिश की जानी है। चंडीगढ़ में ये बातचीत होनी है। बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान, ये फैसला भी लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। और इस बीच आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद किसानों का रेल रोको आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। जानकारी है कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का ये प्रदर्शन है, जहां प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है और शाम 5 बजे तक ट्रेन रोकने का ऐलान इस संगठन की ओर से किया गया। तो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने कि रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पटरी पर बैठे हुए किसानों को आप देख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का ये प्रदर्शन है, जहां शाम 5 बजे तक ट्रेन रोकने के लिए ये लोग पटरी पर आ बैठे हैं। तो पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान करते हुए यहां पर रेलवे स्टेशन का रुख किया है। पटरियों पर ये किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और बाकी किसानों का समर्थन करते हुए यहां पर इन्हें तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन अब शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पटरियों पर बैठ गए ये तमाम किसान। मोहित मल्होत्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मोहित बताइए इस वक्त क्या चल रहा है, ये पूरा प्रदर्शन कब तक, शाम 5 बजे तक क्या ये चलने वाला है? देखिए, ये 12 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया गया है और मैं इस वक्त पंजाब के राजपुरा में हूं, जहां पर जो ये किसान आप देखिए रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए हैं और इनकी मांग ये है कि जो कुछ शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, जो पुलिस एक्शन हो रहा है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर नाराज़गी है और इसी बात का विरोध करने को लेकर ये तमाम जो किसान हैं यहाँ पर बैठ गए हैं। कितने बजे तक आप लोग बैठे रहेंगे जी? कितने बजे तक बैठे रहेंगे रेलवे ट्रैक पे? 4 बजे तक जी। 4 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलने देंगे? नहीं चल देंगे बिल्कुल। तो किस बात को लेकर नाराज़गी आप में? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ट्रेनां रोकियां। लेकिन आज बातचीत भी हो रही है, आपको लगता है केंद्र सरकार मानेगी बातें किसानों देखो की? मानेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो और ज़्यादा फिर हम भी मार दाड़ के ऊपर आ जाएंगे, आंदोलन और तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा। तो आप ये देखिए, किसान कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार के साथ मीटिंग है और अगर सरकार ने बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं, दरियां डाल दी गई हैं और किसान यहां पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। ये धरना दोपहर 12 बजे शुरू हुआ है और 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो टोल प्लाजा है उनको भी फ्री करा दिया गया है। पंजाब के सभी टोल प्लाजा पर भी अलग अलग किसान संगठनों से जुड़े किसान बैठे हुए हैं। तो ये मोहित अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। अब किसानों की मांग को लेकर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। ये बातचीत चंडीगढ़ में होगी। किसानों के साथ सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बातचीत होने तक किसानों ने शाम 5 बजे तक आंदोलन को रोक दिया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी होनी है। ऐसे में बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती है या नहीं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। किसान आंदोलन के चलते लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर एम्बुलेंस फंस गई है। मरीज को कश्मीर से दिल्ली लेकर आए परिजन, बॉर्डर सील होने
पार प्रवेश नहीं कर सकती है एम्बुलेंस। ऐसे में आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंघू बॉर्डर सील होने के कारण न केवल बाराती बल्कि एम्बुलेंस भी फंस रहे हैं और वो दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इस वक्त सिंघू बॉर्डर की तरफ मैं हरियाणा की ओर खड़ा हूं और यहाँ देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ से दिल्ली की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन ये यहाँ पर फंस गई है और अब यहाँ से वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे? जी सर, जी सर। पेशेंट है आपके एम्बुलेंस में? जी सर। इमरजेंसी पेशेंट? इमरजेंसी है सर। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे? कौन से? जीबी पंत हॉस्पिटल। जीबी पंत हॉस्पिटल जी, जीबी पंत हॉस्पिटल सर। जीबी पंत हॉस्पिटल जी, जाना जी, जी। चाह रहे थे। लेकिन अब यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा आपको। हाँ जी, वे यही कुछ है। श्रीनगर से हम आए हैं। अच्छा, श्रीनगर से पेशेंट रेफर कर दिया है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ बंद है, रास्ते में भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर आप जीबी पंत हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन अभी आपको हरियाणा में ही कोई अस्पताल देखना पड़ेगा। नहीं, किसी रास्ते में हमें वहाँ एडमिशन ली है जीबी पंत हॉस्पिटल में, वहीं कुछ करना है। इसको ब्रेन का मसला है, तो हरियाणा में क्या करेंगे? कैसे लेकिन जाएंगे? पुलिस से बात की आपने? किसी से बातचीत की? बातचीत डॉक्टर से वहाँ बात हुई, वो वेटिंग में है, हमारे वेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, किसी को कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा सर। यहाँ तो ये रास्ते में ऐसे हर जगह था ये मसला। इधर आंदोलन की वजह से शादी समारोह में भी लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। बारातियों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर बॉर्डर पार करना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब से कई लोग शादी के लिए दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन लौटने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील हुए हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील हुए हैं और इसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं और ऐसे में शादियों के सीजन में बारात की चमक भी फीकी पड़ गई है। इस वक्त मैं एक ऐसी ही गाड़ी आपको दिखा रहा हूं जो कि शादी के लिए सज धज के दिल्ली से हरियाणा आई थी और अब हरियाणा से दिल्ली की ओर जाना चाहती है, लेकिन बाराती भी परेशान हो गए हैं और लोग आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे आके यहीं पर फंस गए हैं। कहाँ को जाना चाहते हैं आप लोग? दिल्ली द्वारका। द्वारका जाना चाहते हैं। और आए कब थे? कल आए थे। कल आए थे। हाँ। तो किन रास्तों से आप आए थे? एक्चुअली आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन हम शायद मानेसर पानीपत नहीं, आने वक्त आप अंदर से किसी तरीके से आ गए थे और अब दिक्कत हो रही है जाने में। देख सकते हैं किस तरीके से दिक्कत हो रही है। और आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष, हाँ जी। तो शादी तो हो गई, लेकिन अब घर वापस जाने की परेशानी है। हाँ जी, उसमें दिक्कत हो रही है। तो हरियाणा में कहाँ गए थे आप? हरियाणा में करनाल गए थे हम। करनाल गए थे। हाँ जी। अब वापसी में इस तरह की परेशानी हो रही है। हाँ जी। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, आपने सोचा था कि इस तरह की परेशानी होगी? शादी तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन घर जाने में दिक्कत होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ये 2 घंटे का सफर कभी 4 घंटे का और 6 घंटे का हो जाएगा जी। पर अब क्या करें, किसानों ने आंदोलन चला दिए तो अब चल रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के निकल रहे हैं। फिर अब बिल्कुल देख सकते हैं आप कि इनको जाना है द्वारका तक, लेकिन बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और इस तरीके से घर जाना पड़ेगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और तमाम लोग बाराती में भी आए होंगे, वो किस तरीके से वापस घर लौटेंगे ऐसा? हाँ, उनके साथ ही हैं। अब बस कुछ भी नहीं जा रहा है, ना बस जा रही है ना गाड़ी जा रही है, तो अब वापस ही बस कोई और तरीका देखना पड़ेगा, नहीं तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये रास्ता दें आगे। देखिए, तो आशीष और अंजलि दोनों निराश हैं इस बात से कि आंदोलन की वजह से बॉर्डर जाम है। तमाम जो साथी हैं वो भी साथ में है, परिवार साथ में है और बस भी आप देख सकते हैं कि वहाँ खड़ी है जो कि द्वारका जानी थी, लेकिन अभी तक ये लोग यहीं पर फंसे हुए हैं और अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आखिरकार दिल्ली पहुंच पाए। तो शादी समारोह तो हो गया, लेकिन वापसी अभी तक घर की नहीं हो पाई है। और कौन सा ऐसा रास्ता होगा, क्योंकि तमाम रास्ते जो हैं अब दिल्ली में प्रवेश करने के उसको सील कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये भटकते हुए आपको दिखाई देंगे कि आखिरकार घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। तो संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, जहां दूल्हा दुल्हन की गाड़ी भी फंसी हुई थी जाम में, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच को लेकर उनकी जिद अभी भी बनी हुई है और ऐसे में बाराती किस तरीके से फंस रहे हैं इस जाम में, ये भी देखिए जरा। सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इस वजह से आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा परिवार है जो कि शादी समारोह से आ रहा है और आप देख सकते हैं कि शगन की चीजें भी हाथ में हैं, साथ में आप मिठाइयाँ जो है वो हाथ में लेकर और पैदल बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। तमाम ये लोग हैं जो एक ही फैमिली से हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर लड्डू भी हाथ में है। गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, इसलिए देख सकते हैं कि सूट बूट में भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या हुई ये हम पूछेंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं शादी में हिस्सा लेके? हम पटियाला पंजाब से लड़के वाले हैं, दिल्ली गए थे सोनिया विहार।
वहाँ से अब रिटर्न हुए हैं सुबह। तो जाना भी इसी तरीके से हुआ? जाना भी इसी तरीके से हुआ था, आना भी इसी तरीके से हुआ है। अच्छा, और कितने लोग आप लोग पटियाला से आए हैं? हम 50-60 लोग थे, बस हमारी यहीं पे रुक गई थी, यहाँ से हम लोग टैक्सी करके गए थे। अच्छा। इधर किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 8 फरवरी को 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत की। फिर 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक होने वाली। और इस बीच हमारे 2 संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं हालात किस तरीके से है। मोहित मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, अभिजीत ठाकुर को आप देख रहे हैं। मोहित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है? रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, अब क्या वो पटरियों पर बैठ चुके हैं और क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, अब तक पंजाब में जो मेन शंभू बॉर्डर है वो वहाँ पर जाम है, किसान बैठे हुए हैं, उनको आगे दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद आज शाम को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होगी, तब तक उस आंदोलन को रोका गया है। लेकिन जो वहाँ पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, किसानों का कहना है कि उनके ऊपर जो भी शेलिंग की जा रही है और यही आरोप लगाते हुए उन्होंने अब इस वक्त रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो रेलवे ट्रैक है सामने, ये दिल्ली से अगर आप आते हैं अम्बाला होते हुए आगे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तो ये मुख्य रेलवे ट्रैक है। लेकिन इस वक्त इस रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं और किसानों ने पूरे रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। ये सिर्फ यही पंजाब के राजपुरा की तस्वीर नहीं है, बल्कि लुधियाना, मलेरकोटला, फिरोजपुर, पंजाब के चंडीगढ़ के नज़दीक जो डेरा बस्सी है पंजाब का, वहाँ पर भी इसी तरह से पूरे जो रेलवे ट्रैक है वो जाम कर दिए गए हैं। किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने बजे तक आप लोग बैठे रहेंगे? 4 बजे तक। तो मेन दिक्कत ये है कि जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई हो रही है शंभू बॉर्डर पर, उससे नाराजगी? उसी नाराजगी है, तो उसके नाराजगी है। जो हमारी हक की मांगा है वो सरकार क्यों नहीं मानती? आज शाम को बैठक होने जा रही है, आपको उम्मीद है कुछ बैठक में निकलेगा? कुछ थोड़ा बहुत चांस है, इतना बहुत नहीं है। हाँ, तो थोड़ा बहुत उम्मीद कर रहे हैं किसान की आज शाम को जो बैठक होगी उसमें हल निकलेगा। और इस वक्त तस्वीर ये है कि किसान यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर दरियाँ डल गई हैं। शाम 4 बजे किसान उठ जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि वो बैठे भी 12 बजे है, यहाँ से कुछ ट्रेनें निकल रही थी, लेकिन उस वक्त 11:50 का वक्त हुआ था, तो किसानों ने कहा कि आंदोलन 12 बजे की कॉल है, 12 बजे ही वो बैठेंगे और 4 बजे शाम को उठ जाएंगे। जी, तो देखिए मोहित बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर किसानों ने रेल की पटरियों पर बैठकर ये तय किया है कि अभी वो इंतजार करेंगे कि जो शाम 5 बजे बैठक हो रही है मंत्रियों और किसानों की, उसमें कोई हल निकले, और अगर नहीं निकलता है तो वो आगे की रणनीति फिर साफ कर देंगे। अब अभिजीत ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। अभिजीत, अपने आसपास किस तरीके की हलचल है, क्या माहौल है, जरा बताइए। सिंघू बॉर्डर पर अभी तमाम जो व्यवस्था किसानों को रोकने के लिए की गई थी वो स्टैंड बाय मोड पर है, लेकिन तैनाती बिल्कुल उसी तरह से है, संख्या भी वही है। आपको हम तस्वीरें अगर दूसरी तरफ की दिखाना चाहें, लाइट का गेंस जरूर है, लेकिन सामने तमाम डिप्लॉयमेंट है और सभी चीजें स्टैंड बाय मोड पर फिलहाल रखी गई हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग्स फ्रेश बनाई जा रही थी और उसमें और जो चीजें जोड़ी जा रही थी वो तमाम काम जो है वो पूरे कर लिए गए। और कहीं ना कहीं किसानों का मंसूबा यही था कि वो रोड ब्लॉक करेंगे और यहाँ पर आके दिल्ली के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। सभी की निगाहें इस वक्त उस बैठक पर टिकी हुई है जो शाम के 5 बजे होनी है, लेकिन इनके कारण जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, उसकी वजह से यहाँ के आम लोगों को और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियां भी हो रही हैं। इस तरफ आप तस्वीरें दिखाइए कि इतना संकरा रास्ता एक छोड़ा हुआ है और इसी छोड़े हुए रास्ते से यहाँ से तमाम लोगों को निकलना पड़ रहा है। अब देखिए, छोटे बच्चों को लेकर तमाम पूरे जो परिवार है वो 2-2 किलोमीटर तक लोगों को पैदल भी चलना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे भी इधर से ही आने जाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बेशक किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो और मीटिंग के बाद कुछ हल निकले, लेकिन एक तरह से पूरी की पूरी दिल्ली जो है उसको चोक करने में, यानी कि आवाजाही को ठप करने में कहीं ना कहीं ये सफल रहे हैं। और इसकी वजह से जो हजारों लाखों लोगों को परेशानी हो रही है उस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और बहरहाल जो सिंघू बॉर्डर पर स्थिति है वो व्यवस्था जस की तस बनी हुई है और सुरक्षाकर्मी भी बिल्कुल तैनात हैं कि यदि किसी भी तरह से बैठक एक बार फिर से बेनतीजा होती है और किसान आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि अभी शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोताही सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह की व्यवस्था की गई थी चाक चौबंद वही यहाँ पर बरकरार है और तमाम लोग भी आप देखते हैं कि बॉर्डर पर आ रहे हैं। लोगों की यही परेशानी है, लोग लगातार यहाँ पर नजरें टिकाए हुए हैं कि किसी भी तरह से ये इस आंदोलन का कोई हल निकले और वो
अपने घरों को जाने में उनको परेशानियां ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कुंडली से आ रहा हूँ। कुंडली से आ रहे हैं, तो पैदल चल के पूरा आना पड़ रहा है आप लोग? बहुत बुरी हालत है, मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर गाड़ी भी है तो गाड़ी को आने जाने में काफ़ी दिक्कत, और घूम घाम के आना पड़ता है काफ़ी, ये रास्ते को जाम, मतलब लगातार परेशानी जो है वो बरकरार है। और आगे हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है सुबह से लगातार यहाँ पर जारी है। जितने लोगों को भी हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना है, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाना है, उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है, और छोटे से रास्ते से लोग जाने आने का भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखें तो बैरिकेडिंग के उस पार आपको तमाम सवारियां दिखेंगी, यानी 2 किलोमीटर का फासला जब लोग पैदल तय करते हैं उसके बाद उनको यहाँ पर वो सवारियां मिलती हैं जहां से वह बैठकर आगे की ओर जाते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी लोगों को देख सकते हैं। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर अभी भी मुस्तैद है पुलिस प्रशासन, क्योंकि दिल्ली कूच की जो ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था, उन्हें रोकने की तमाम जो तैयारियां की गई है, उसका असर आम जनता पर भी हो रहा है, वो परेशान हो रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि किसानों ने क्या कुछ मांगे की हैं। मांगे कई सारी है, लेकिन उसमें मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी माना जा रहा है। तो अगर एमएसपी की गारंटी हुई तो भारत में अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी, वो देखिए। अर्थव्यवस्था के जानकार बता रहे हैं कि सरकार पर 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, जबकि भारत का कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए है, यानी सीधे सीधे कृषि बजट पर करीब 13 गुना बोझ बढ़ जाएगा। और ऐसे में अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इससे ये साफ हो जाता है। इसी मांग को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। क्या नतीजा निकलेगा, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2 रैलियां रद्द की हैं। 18 और 22 तारीख को ये रैलियां होनी थी, जिन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने ये रैलियां कैंसिल की हैं। तो 18 और 22 तारीख को आम आदमी पार्टी की जो 2 रैलियां होनी थी, उन्हें अब रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। प्रदेश भर से चढ़ूनी ग्रुप के पदाधिकारी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भागीदारी करना या ना करने का इस पर फैसला लिया जा सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली से पुराना रिश्ता है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर लिखा है, आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ रहे। तो भावुक कर देने वाली ये चिट्ठी सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। आप लोग मुसीबत के वक्त चट्टान की तरह मेरे साथ रहे। सोनिया गांधी ने ये बातें इस चिट्ठी में लिखी है। चिट्ठी आपके सामने है, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस चिट्ठी की आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन नमस्कार, क्या कुछ उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, ये वो चिट्ठी है जो रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी ने लिखी है। बाकायदा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये स्नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल बड़ी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। ये सोनिया गांधी की तरफ से लिखा गया है। पिछले 2 चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश भी की है। ये तमाम बातें सोनिया गांधी की तरफ से कही गई हैं। आखिरी पैराग्राफ पे अब लिखा गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस खत का, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। और इसमें लिखा गया है, इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा, आपकी सोनिया गांधी। बहुत महत्वपूर्ण ये खत हो जाता है कुमार विक्रांत का। बिना वक्त गवाए हम रुक करना चाहेंगे। विक्रांत, सबसे बड़ा सवाल है कि इस लेटर से एक सफाई तो मिल जाती है कि सोनिया गांधी अब अगला चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन जो आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे परिवार को आगे भी आपका स्नेह मिलता रहेगा, यानी क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठता है कि गांधी परिवार का ही कोई रायबरेली से चुनाव आगे लड़ सकता है?
जी बिल्कुल भावुक कर देने वाली इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने जो आखिरी लाइन लिखी है, जैसा कि आपने कहा, वो निश्चित तौर पर इशारा करती है कि गांधी परिवार से यानी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में मौजूद रहेंगी, उसके बाद गांधी परिवार फैसला करेगा। लेकिन ये चिट्ठी में जब सोनिया गांधी ये कहती हैं कि जब मेरे जीवन साथी और मेरी सास वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए, तब आपने मुझे सहारा दिया। 2004 में सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से सांसद बनी थी, जब अमेठी की सीट उन्होंने राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी। तब से लगातार वो अमेठी से रायबरेली से माफ़ कीजिएगा, जीतती आई हैं। और ऐसे में अब जब सोनिया गांधी ये कहती है कि भविष्य में मेरे परिवार को भी आप लोग संभालेंगे, तो इशारा वो कर रही हैं कि क्योंकि बार बार रायबरेली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी ने जब उनसे कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि परिवार का ही कोई यहाँ से लड़े, ऐसी उन्होंने अपील की थी सोनिया गांधी से। तो अब ये चिट्ठी संकेत जरूर दे रही है, लेकिन फैसला कुछ वक्त बाद होगा। इस संकेत में क्या प्रियंका गांधी के नाम को लेकर भी अब उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अगला परिवार को जो सदस्य हो वो प्रियंका गांधी हो, जो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती? जी निश्चित तौर पर ये चिट्ठी यही संकेत दे रही है। जब वो कहती हैं पहले आपने मुझे कब संभाला, इसका जिक्र वो करती हैं, और अब वो कहती हैं कि भविष्य में मुझे और मेरे परिवार को भी आप संभालेंगे, तो ये इशारा है उस ओर। और निश्चित तौर पर चर्चा ये जोरों पर है कि प्रियंका गांधी जब सोनिया गांधी सांसद बनने जा रही हैं राज्यसभा की राजस्थान से, तो ऐसे में रायबरेली की सीट जो परंपरागत सीट है, जहाँ से कभी फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रही हैं। सोनिया गांधी 2004 से लेकर 19 तक लगातार सांसद रही हैं रायबरेली से। बीच में एक बाई इलेक्शन हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी वो वहाँ से जीती थी। तो ऐसे में जब वो ये संकेत दे रही हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो परिवार की बात कर रही हैं, तो वो परिवार से नाम रायबरेली की सीट से प्रियंका गांधी का ही समझ में आता है। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ, जैसा मैंने कहा, इस पर चर्चा है। गांधी परिवार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद आखिरी फैसला करेगा। तो महत्वपूर्ण बात कुमार विक्रांत भी बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल ही राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, और आज ये चिट्ठी सामने आई है रायबरेली के लोगों को लेकर। भावुक कर देने वाली चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई है रायबरेली की जनता के नाम, जिसपे उन्होंने कहा है कि रायबरेली से मेरा रिश्ता बेहद पुराना है और आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ रही। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं 2024 के चुनाव से ठीक पहले। और अब ये माना जा रहा है कि कोई अगला गांधी परिवार का ही हो सकता है जो रायबरेली से हो सकता है कि चुनाव लड़े।